लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ पर भी मुसलमान बसते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से हर कोई वही जज्बात रखता है और हर कोई आशिक रसूल है। इसमें कोई सवाल ही नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई शक है। बहरहाल बदकिस्मत बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो हालात रहे हैं वो आपके सामने हैं। अब इन हालात का जिम्मेदार कौन है? ऑपोजिशन आज पार्लियामेंट में आप देख रहे थे ये कह रही है और सरापा एहतजाज है, उनका ख्याल ये है कि जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कौम से खिताब किया, अब उसे खिताब कहा जाए या अपील कहा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कोशिश की लोगों को समझाने की कि भाई ये मामला इतना सादा नहीं है, मज़हब से जुड़े जज्बात हैं, सेंटिमेंट्स हैं, बहुत हसास मामला है, लिहाजा इसको समझिए और सोचिए कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर देने से मसले का हल नहीं होगा। क्या इससे गारंटी की जा सकती है कि कोई बदबख्त दुनिया के किसी हिस्से में बैठ कर दोबारा ये गुस्ताखी जो है ये नहीं करेगा या हमारे मज़हब की तौहीन नहीं करेगा? लोग तो करते रहे हैं, करते रहेंगे, वो अपना अंजाम खुद भुगतेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, लेकिन क्या जो कुछ हो रहा है कि हम अपने साथ ही एक जंग कर रहे हैं, अपने ही मुल्क की सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक अजीब तरह का एहतजाज कर रहे हैं, तो इससे किसी को क्या फ़ायदा हासिल होगा? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जहां आज कौम से या उन लोगों से, ख़ास तौर पर उस गिरोह से, कलअदम TLP से अपील भी की है कि इस मामले को समझिए, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज फिर शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिक्र किया अपने सियासी मुखालफिन का, मौलाना फजल रहमान साहब का भी, मुस्लिम लीग नून का भी। वज़ीर-ए-आज़म को ये करना चाहिए था या नहीं? और हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी के मीडिया को ब्लैकआउट किया जाए। जब 2017 के अंदर मुझे याद है उस वक्त भी TLP यही थी और जो हसास मामला था वो भी ऐसा ही था और उसका ताल्लुक़ भी नामूस रसूल से था या ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। लिहाजा इस बात को जहन में रखना चाहिए कि ये हसास मामलात हैं, किसी को भी किसी वक्त में, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मत रुझान है कि हमारे मुल्क में किया गया। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। सवाल बड़े बुनियादी हैं कि जो हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है और क्या ये हम अपनी पोलिटिकल कन्वीनियंस के लिए कर लेते हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि एज वी स्पीक, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, साद रिजवी साहब के पास उलमा का एक वफ्द मौजूद है। एक तीसरा डायलॉग हुकूमती सतह पर होने जा रहा है आज साद रिजवी साहब से, और शेख रशीद साहब बड़े पुरुमीद हैं कि इसमें मामले का हल निकल आएगा। जो बुनियादी डिमांड्स हैं कलअदम TLP की, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें कलअदम करार दे दिया है, वो ये है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, ये भी हैं कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए और उनके साथ और जो इस जमात के लोग इस वक्त ज़ेर हिरासत है उनको रिहा किया जाए, जो मुकदमे हैं उनको विड्रॉ किया जाए, ख़त्म किया जाए, ख़ारिज किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान क्या ये सब कुछ कर पाएगी? और अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो किस बेसिस के ऊपर होंगे? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज, डिफेंस एनालिस्ट हैं, क्योंकि इसका एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। लिहाजा जनरल साहब से हम जरा एक बेलाग तबसरा उस पर भी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मायजा हमीद साहब MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मायजा साहब आपका। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। क्योंकि हुकूमती जमात है, फ़ारूक साहब मैं आपसे इसलिए आगाज़ करूँगा कि अब चले ये डायलॉग हो रहा है और कोशिश की जा रही है। आज डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब ने भी असम्बली में ये फरमाया कि आप मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कन्वीनियंटली ये बात कही कि देखिए हमारा इनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे थे, और वज़ीर-ए-आज़म ने ये फिर फरमाया कि देखिए ये यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बड़ा मसला बन जाएगा, सफ़ीर को निकाल देना मसले का हल नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और कितना नुकसान होगा पाकिस्तान की तिजारत को अगर फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा। अब अगर ये जो मुआहदे हैं, जो आप नवंबर का मुआहदा देख लीजिए 2020 का, आप जनवरी का मुआहदा देख लीजिए जो कि शेख रशीद साहब के उसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं, इसके अंदर तो TLP अपनी डिमांड्स वही रखे हुए हैं, आप उनसे टाइम ले रहे हैं और टाइम एक्वायर कर रहे हैं। 20 अप्रैल तक का आपने उनसे टाइम लिया था। अब जो बातें वज़ीर-ए-आज़म ने आज कही हैं, इनका इदराक उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म को था, और आपके नज़दीक ये कलअदम तहरीक है और इंटेलिजेंस की एजेंसियां हमारे मुल्क की इतनी एफिशिएंट हैं कि ये उनके पास उस वक्त भी ये इंटेलिजेंस होगी कि ये लोग क्या कर सकते थे, तो इनसे मुआहदे किस चक्कर में कर रहे थे आप, जबकि आपको पता था कि ये किस किस्म का
बिहेवियर इनका हो सकता है? किस लिए मुआहदे कर रहे थे आप इनसे? देखिए मुनीब, ज़रा थोड़ा इसको ना ब्रॉडली इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिकली हैं, वो भी मैं अपने जवाब के अंदर आपको आंसर कर दूंगा। देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी कि ये मामला किसी एक हुकूमत का नहीं है और ना ये मामला जो है वो पहली बार हुआ है। ये बारहा जो है ये चीज़ होती है और शायद मुझे लगता है कि ये वो लोग करते ही इस वजह से हैं कि उनको ये लगता है कि शायद ये हमारी फॉल्ट लाइंस का हिस्सा है, ठीक है, या वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में उनके जज्बात को प्रवोक करें, जो मुझे ऑब्जेक्टिव समझ आता है। उसी के तनाजुर में अगर आप देखें तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुजाहिरों की एक नई लहर उठती है। कुछ पुरअमन होते हैं, कुछ पुरतशद्दुद होते हैं। और अगर आप इसको ख़ास तनाजुर के अंदर देखें तो ये पिछले 2.5-3 साल के अंदर इनके अंदर जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहिरों के अंदर इस बुनियाद बनाकर इस चीज़ को इजाफा होता रहा। पहले भी ये मामला हुआ, हुकूमत ने सिचुएशन को हैंडल किया और आपके इल्म में है कि उस वक्त हालात को ऊपर काबू पा लिया गया था। जब ये मामला सामने आया तो बड़ा आसान रास्ता होता है कि आप ताकत का इस्तेमाल कर लें या आप अपने ही लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, उनको आप अंगेज करें। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी आज बात की, उन्होंने कहा नामूसे रसालत के ऊपर वसल्लम के ऊपर तो किसी शख्स का भी जो है वो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, उसके ऊपर सब अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों में है और हम उसके हमारे जज्बात मजरूह होते हैं हमेशा जब कोई ऐसा मामला होता है। 1 अरब से ज़ायद मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। इसी चीज़ के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने, किसी ने नहीं उनको कहा था, लेकिन क्योंकि दिल से मोहब्बत करते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गए, उन्होंने वहां पर नामूसे रसालत के ऊपर खुल के बात की, दुनिया को एजुकेट किया। पहली बार किसी ने मुदल्लल अंदाज से ये बात की कि अगर होलोकास्ट के ऊपर बात करना यूरोप के अंदर मना है, वहां पर कैद हो जाती है, तो भाई मुसलमानों के जज्बात को भी मजरूह ना करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर कर। लिहाजा इसके ऊपर भी दुनिया को दोहरा मेयार छोड़कर इसके ऊपर भी कानून साज़ी करनी चाहिए। आपने दुरुस्त बात की, लिहाजा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते। अब मैं आ रहा हूं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर। ये बड़ा जरूरी था ना मुनीर, बड़ा जरूरी था। हमने देखें, हम यहाँ बैठ के हम अपने लोगों से ही बात कर रहे हैं ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें ओआईसी के अंदर उन्होंने बात की, जब ये खास मामला फ्रांस के ऊपर आया तो उन्होंने दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को भी ये खत लिखे कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हम मुत्तहिद हों, एक आवाज बन के उसके ऊपर बात करें। लिहाजा जहां तक नामूसे रसालत के इशू का मामला है उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके ऊपर रियासत अपने शहरियों का, तमाम मुसलमानों का, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमानों का मौक़िफ़ दुरुस्त और ठोस अंदाज से पेश भी कर रही है और आइंदा भी पेश करेगी। अब आप आ जाए इस पर्टिकुलर तंजीम के ऊपर माहिदों के हवाले से। देखें, जब कोई मामला होता है तो आप लोगों को अंगेज करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। हमने इनको अंगेज किया हुआ था, इनसे मुसलसल बातचीत कर रहे थे। तमाम मज़मरात के ऊपर बात हो रही थी कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालना है तो निकालने का क्या तरीक़ाकार है, उसके ऊपर अगर निकाल देते हैं तो निकालने के नुकसानात क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं। आप जब टेबल के ऊपर बैठते हैं तो आप टेबल के दूसरी जानिब जो फरीक बैठा होता है उसका मौक़िफ़ भी सुनते हैं और उसको फिर आप अपनी दलील से कन्विंस करते हैं। जब ये माहिदे हुए, उन माहिदों की बुनियाद के ऊपर एहतजाज मनसूख होते रहे, लेकिन इसकी आड़ में साथ साथ एहतजाज की तैयारी भी की जा रही थी और उस एहतजाज में ये भी खबरें थी कि इसको पुरतशद्दुद बनाया जाएगा, पुरतशद्दुद बनाते वक्त अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाएगा, गरीब का रक्षा चल जाएगा, रेडी वाले की जो है वो रेडी से सामान लूट लिया जाएगा, अपनी ही आप पुलिस के 800 लोगों को जो है वो जख्मी कर देंगे। ये तमाम चीजें सामने आई ना, तो एज ए रिजल्ट इसके। ठीक है, तो उसके ऊपर इस तमाम चीज ने पार्लियामेंट में आना था। पार्लियामेंट के अंदर कलेक्टिव विजडम मौजूद है, तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, वहां पर इस चीज को रखना था। और आई एम श्योर कि पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद जो जमातें हैं उनके अंदर इतनी सोच और समझ है कि वो इस सारे मामले की हसासियत को समझते हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर तो किसी किस्म की ऑब्जेक्टिवली पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसे मामले पर नहीं होनी चाहिए। मैं जरा उस एस्पेक्ट पे आऊंगा, लेकिन की जाती